पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग क्या होती है। उसमें हमने समझा था कि दो तरह की मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग होती है, एक होती है एमसीसी की काउंसलिंग और एक होती है स्टेट की काउंसलिंग। और हमने समझा था पूरा कि कैसे उन दोनों काउंसलिंग्स के बीच में क्या फ़र्क होता है और कैसे उनका प्रोसेस चलता है। इस वीडियो में हम इन दो इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। पहला इशू कि क्या ये प्रोसेस एक बच्चा या एक माँ बाप अपने आप से मैनेज कर सकते हैं, और दूसरा कि क्या अगर वो मैनेज नहीं कर सकते तो किस तरह की हेल्प उनको चाहिए और किस तरह की हेल्प उनको लेनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला बात मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जो मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसको हम कहें कि उसको मैनेज नहीं किया जा सकता। मैनेज किया जा सकता है। अगर मान लीजिए आप बिल्कुल क्लियर हैं कि हाँ, मैं सिर्फ इसी कॉलेज या इसी स्टेट में एडमिशन लेना चाहता हूं, मैं ऑल इंडिया लेवल पे अपनी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूं, तो शायद आप एक बिना प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प काउंसलर की हेल्प के भी आप इस प्रोसेस को समझ सकते हैं। पर उसमें भी कुछ फाइन एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी मैं अभी बात करूंगा थोड़ी देर में, जिनमें आप खुद महसूस करेंगे कि एक प्रोफेशनल हेल्प आपको कैसे आपकी वैल्यू एडिशन कर सकता है। इस पूरे प्रोसेस में 4 चीजें बहुत क्रिटिकल हैं। पहली चीज है कि उस काउंसलिंग की एलिजिबिलिटी कंडीशंस। देयर आर स्टेट एडमिशन काउंसलिंग्स जिनमें 200-200 पेज के प्रोस्पेक्टस रिलीज होते हैं, और वो जो भी प्रोस्पेक्टस हैं वो एक बहुत लीगल लैंग्वेज में लिखे होते हैं। अगर आप उस लैंग्वेज को समझ के उस काउंसलिंग के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझ सकते हैं, तो आप उस काउंसलिंग को खुद से मैनेज करने का रिस्क लेना चाहिए आपको। बट अगर आपको उस प्रोस्पेक्टस के पढ़ने से चीजें समझ नहीं आ रही हैं, तो मेरी सलाह रहेगी कि आप खुद से रिस्क मत लीजिए, क्योंकि ये एक बहुत पेचीदा प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और उसमें कहीं पे भी कोई भी एक छोटी सी गलती बच्चे के करियर के साथ बहुत नुकसान, बहुत खिलवाड़ कर सकती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं कि EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट। जनरली बच्चा ये सोचता है, या जनरली माँ बाप को ये पता होता है कि हाँ, EWS सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 8 लाख रुपए की EWS की लिमिट होती है एनुअल इनकम। बट देयर आर स्टेट्स जो इवन 4 लाख रुपए को EWS डिक्लेयर करते हैं। अगर आप वहां पे 8 लाख रुपए वाला सर्टिफिकेट लेके जाएंगे तो आपको उस काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, आपको उस EWS का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अब ये जो टेक्निकलिटी है, ये आपको तभी समझ आएगी जब आप उस पूरे प्रोस्पेक्टस को अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरी चीज जो बहुत क्रिटिकल आती है वो है आपकी कॉलेजेस की चॉइस लिस्ट। देखिए, जब तक कॉलेजेस कम थे, जब तक इंडिया में मान लीजिए 250-300 कॉलेजेस थे, या जहाँ पे मान लीजिए एक स्टेट में सिर्फ 5-7 कॉलेजेस थे, तो आपके लिए उस काउंसलिंग को खुद समझना इजी था। आप उन कॉलेजेस के बारे में जानते थे, आपको पता था कि हाँ, कौन सा कॉलेज ज़्यादा अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा नहीं है। आप उसकी एक कंपैरिजन कर सकते थे। बट आज के दिन में जहाँ पे कि एक साल में 30-30, 40-40 नए मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हों, आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा कॉलेज दूसरे के कंपैरिजन में अच्छा है या बुरा है। तीसरी चीज जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है इस पूरे प्रोसेस में, वो आती है डॉक्यूमेंट्स को लेके। हर काउंसलिंग के अपने अलग डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट है, और डॉक्यूमेंट्स भी हमें 2 तरह के चाहिए होते हैं। एक डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करने हैं, और दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो आपको एडमिशन प्रोसेस के लिए चाहिए होते हैं। बहुत सारी ऐसी टेक्निकलिटीज हैं जिनका अगर आपको जवाब खुद से ढूंढना पड़े तो शायद वो जवाब बहुत मुश्किल होगा। चौथी चीज जो इसके लिए बहुत क्रिटिकल है, जो आपको जहाँ पे इस प्रोसेस को मैनेज करने में इसकी डिफिकल्टी आती है, वो आती है कि 4 राउंड्स होते हैं काउंसलिंग के। आपको नहीं समझ आ सकता जिस तरह का डाटा काउंसलिंग से जनरेट होता है, जिस तरह से उस डाटा को एनालाइज करने की जरूरत होती है कि अगले राउंड में मेरे को डिसीजन मेकिंग के लिए क्या करना चाहिए, वो एनालिसिस खुद से करना एक बच्चे और एक माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी तो सलाह ये रहेगी कि अगर आप
एक प्रोफेशनल काउंसलर की हेल्प लें तो वो आपके एडमिशन के चांसेस को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है। देखिए, एमबीबीएस एडमिशन का मतलब सिर्फ एडमिशन लेना नहीं है। एमबीबीएस एडमिशन का मतलब है कि आप जो आपके रैंक के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, डोमिसाइल के हिसाब से जो आपको सबसे अच्छा कॉलेज मिल सकता है वहां तक पहुंचना। सो मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग इज नॉट अबाउट टेकिंग एन एडमिशन ओनली, इट इज अबाउट टेकिंग द एडमिशन इन द बेस्ट मेडिकल कॉलेज एज पर योर रैंक, डोमिसाइल एंड कैटेगरी। तो जो जहां तक हम बात करते हैं एक प्रोफेशनल मेडिकल काउंसलर की कि वो कौन होता है और कैसे वो आपकी हेल्प कर सकता है, एक प्रोफेशनल मेडिकल एडमिशन काउंसलर की अगर हम बात करें तो वो 4 अलग अलग रोल्स प्ले करता है। सबसे पहला रोल वो एज ए एडवोकेट प्ले करता है। वो सारे प्रोस्पेक्टस की टेक्निकलिटीज को, लीगैलिटीज को समझता है, तो वो उसके लिए जरूरी है ताकि वो अपने क्लाइंट को सही से गाइड कर सके। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो एक काउंसलर प्ले करता है वो होता है एक डाटा एनालिटिक्स का। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग में बहुत डाटा जनरेट होता है। आपको राउंड टू राउंड मैनेज करने के लिए आपको ये समझना पड़ता है कि कैसे मेरिट की मूवमेंट हो रही है, कैसे किस रैंक्स तक के कट ऑफ्स जा रही हैं। वो सब चीज़ें समझने के लिए आपको एक बहुत एडवांस्ड डाटा एनालिटिक्स की जरूरत पड़ती है। तीसरी चीज़ जो एक काउंसलर आपको हेल्प करता है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम रोल बोलते हैं कि वो आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आपको इतनी स्ट्रेसफुल कंडीशंस डील करनी पड़ती हैं, आपको नहीं समझ आता है कि मेरे को ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। आप एंग्जाइटी होती है, बच्चे को स्ट्रेस होता है। एक जो प्रोफेशनल मेडिकल एडमिशन काउंसलर होगा वो आपको एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। वो आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी से रिलीव करेगा क्योंकि वो आपको राइट इंफॉर्मेशन देगा और राइट गाइडेंस देगा। और चौथा रोल जो एक मेडिकल एडमिशन काउंसलर प्ले करता है वो प्ले करता है आपके बिजनेस स्ट्रेटजीज के हिसाब से। वो एक स्ट्रेटजी प्लान लेके चलता है आपकी एडमिशन की। वो सिर्फ ये नहीं है कि आपके सिर्फ फॉर्म फिलिंग में हेल्प करता है या वो सिर्फ आपको एक स्टैंडर्ड चॉइस लिस्ट बना के देता है। वो आपकी चॉइस लिस्ट को आपके रैंक के हिसाब से क्रिएट करके आपके लिए सर्व करता है। तो वो एक स्ट्रेटेजिस्ट रोल का प्ले करता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि मेडिकल एडमिशन काउंसलर जो एक प्रोफेशनल होगा उसके लिए 4 तरह के अलग अलग रोल्स होते हैं। क्या सभी मेडिकल एडमिशन काउंसलर हमारे देश में ऐसे ही हैं? अनफॉर्चुनेटली नो। हमारे देश में अगर मैं बात करूं तो अगेन मेडिकल एडमिशन काउंसलर आपको 4 तरह के मिलते हैं। एक, वो जो सिर्फ पोस्टमैन होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो आपको नोटिस का इंफॉर्मेशन भेजते हैं, वो आपको टाइमलाइंस का इंफॉर्मेशन भेजते हैं। ज़्यादा हुआ तो वो आपको एक हेल्प कर सकते हैं कि हाँ जी हम आपका एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं। जैसे कि आप कोई भी कॉमन सर्विस सेंटर पे भी अगर आप जाते हैं गवर्नमेंट के, तो वो आपको फॉर्म भरने में हेल्प कर सकते हैं। पर क्या उनका कोई भी स्ट्रेटेजिक इनपुट है? क्या उनकी कोई साइकोलॉजिकल सेफ्टी आपके पास अवेलेबल है? क्या वो कोई एनालिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं? नो, दे डोंट प्रोवाइड दैट। वो सिर्फ एक अपडेशन का काम करते हैं, वो सिर्फ एक फैसिलिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का काम करते हैं। तो दे आर वेरी लो लेवल सर्विसेज, और इसीलिए उनके चार्जेस भी जो होते हैं वो कम होते हैं। मैक्सिमम दे में चार्ज यू 5,000, 10,000, 15,000, इससे ज्यादा वो जनरली चार्ज नहीं करते हैं। दूसरी कैटेगरी जो हम बात करते हैं एडमिशन काउंसलर्स की, वो होते हैं जिनको हम बोलते हैं रीजनल गाइड्स। वो लोग कोई डाटा एनालिटिक्स यूज नहीं करते। वो एक बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन पे, लिमिटेड स्टेट्स के लिमिटेड कॉलेजेस के बारे में, क्योंकि वो मान लीजिए पिछले 10 साल से एडमिशन्स देख रहे हैं, पिछले 15 साल से वो एडमिशन करवा रहे हैं, इसलिए उनको इतना आइडिया होता है कि हाँ कि कौन से कॉलेज में किस नंबर तक एडमिशन हो सकता है। देखिए, वो रोल एक वैल्यू एड है, पर वो उतना एडवांस्ड वैल्यू एड क्यों नहीं है? क्योंकि आज के दिन में एक एक नंबर पे 5-5 हजार रैंक की फाइट है। अगर आप एक नंबर को कंसिडरेशन में लेके चल रहे हैं, हो सकता है आप किसी अच्छे कॉलेज से चूक जाएं क्योंकि आपके रैंक की कंसिडरेशन उनको नहीं समझ आती है। सो दोज आर वेरी रीजनल प्लेयर्स। वो मान लीजिए आप कहेंगे कि हमें एडमिशन लेना है, वो आपको गाइड करेंगे कि ओके
हम इन फला 2 या 3 स्टेट्स में हम आपको हेल्प कर देंगे, वो आपका पैन इंडिया होराइजन लेके नहीं चल पाते। तीसरे, मेडिकल एडमिशन काउंसलर कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो आपको प्रॉमिस करेंगे कि हम आपको एडमिशन करवा देंगे। कहां पे एडमिशन करवा देंगे? जहां पे आप मांगेंगे। आप कहां पे मांगेंगे? जनरली सभी बच्चों की प्रेफरेंस होती है, सभी माँ बाप की प्रेफरेंस होती है कि उनको कहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। वो लोग वो होंगे जो आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की गारंटी देंगे। वो कहेंगे हाँ जी साहब, हम आपका एडमिशन जिस मेडिकल कॉलेज में आप कह रहे हैं उसमें हम करवा देंगे। ये लोग कौन हैं? ये लोग हैं ड्रीम मर्चेंट्स। हर साल जब भी मेडिकल एडमिशंस खत्म होते हैं, आप न्यूज़पेपर में बहुत सारी ऐसे न्यूज़ पढ़ते हैं जहाँ पे आपको पता लगता है कि किसी माँ बाप के साथ, किसी बच्चे के साथ MBBS एडमिशन को लेके धोखा हुआ है। ये वो लोग हैं। ये आपको नीट से पहले भी फ़ोन करके कहेंगे कि हम बिना नीट के आपका एडमिशन करवा देंगे। ये नीट के बाद भी आपको बोलेंगे कि हम नीट के स्कोर के बेस पे आपको गवर्नमेंट में, चाहे आपका गवर्नमेंट में नहीं भी हो सकता हो, वो आपको गवर्नमेंट के सपने दिखाएंगे। दे आर नथिंग बट द ड्रीम मर्चेंट्स। वो आपको सिर्फ सपने बेच रहे हैं। मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा कि प्लीज उनसे बच के रहिए, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। चौथे लोग वो हैं जो प्रोफेशनल हैं। वो काउंसलर्स वो हैं जो डाटा एनालिटिक्स यूज करते हैं। वो समझते हैं बच्चे की साइकोलॉजी को, पेरेंट्स की साइकोलॉजी को। वो समझते हैं कॉलेजेस को, कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन को। वो जानते हैं कि कॉलेजेस को कंपेयर कैसे करना है। वो जानते हैं कि काउंसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस को कैसे समझना है। वो जानते हैं कि किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट आपको चाहिए। तो ये 4 तरह के एडमिशन काउंसलर्स आपको मार्केट में मिलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि हमें कौन सा एडमिशन काउंसलर सबसे अच्छा हमारे को गाइड कर सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा कि आपको एक चीज़ ये समझना जरूरी है कि किस नंबर तक, या एक टोटल में अगर हम बात करें कि रियलिस्टिकली कहाँ तक बच्चे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। अगर आपको वो नॉलेज होगी तो आपको बेनिफिट ये होगा कि कोई आपको मिसगाइड नहीं कर पाएगा, राइट। दूसरा, आप उस काउंसलर का प्रोफाइल देखिए। हो सके तो उससे ऑनलाइन या फिजिकल मीटिंग में कनेक्ट कीजिए। आप उसका ये समझने की कोशिश कीजिए कि क्या वो आदमी आपके बेनिफिट के लिए रियली में आपके साथ काम करना चाहता है, या वो सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके लिए हो सकता है नेगेटिव कर सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप एक प्रोफेशनल काउंसलर को ढूंढेंगे, आई एम श्योर आपके एडमिशन के चांसेस अच्छे इंप्रूव हो जाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि कैसे ये पता लगे कि आप सही कॉलेज में हैं या नहीं, या कैसे अगर हम बात करें कि क्या आपने काउंसलिंग के प्रोसेस को ऑप्टिमली मैनेज किया है या नहीं। मैं आपको एक रूल ऑफ थंब देता हूं। अगर आपका एडमिशन बॉटम 10 या 20% में बच्चों में हो रहा है तो आप सही कॉलेज में हैं। बट अगर आप टॉप 10 या 20 में हैं तो प्लीज इसका मतलब आप गलत कॉलेज में जा रहे हैं। आपको अपने से ऊपर जिनके मार्क्स या रैंक्स हैं उनके साथ आपको compete करना है उस कॉलेज में जिसमें आप सबसे अच्छा आपका एडमिशन होना है। अगर सारे बच्चे आपसे नीचे वाले रैंक्स वाले हैं, सारे बच्चे आपसे कम नंबर वाले हैं, तो इट मीन्स आप शायद एक गलत कॉलेज में भी आके बैठे। सो दीज आर द सम ऑफ द टिप्स विच आई एम श्योर विल बी हेल्पफुल। मेरे को पूरा विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह के एडमिशन काउंसलर और किस तरह की एडमिशन काउंसलिंग को आपको कैसे मैनेज करना है और कैसे आप एक अच्छे एडमिशन काउंसलर और मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक हमारी सीरीज़ है जिसमें हम मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग के बारे में बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आप इस जेन्युइन इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली और भी सीरीज़ के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो आप तक पहुंच पाए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा
प्लीज़ हो सके तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिए।